14वें जेपीएससी के रिजल्ट में अनियमितता के साथ ही पुरानी जेपीएससी में मिली शिकायतों पर झारखंड सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और तमाम जेपीएससी की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद मिलने के बाद झारखंड सीआईडी और रांची पुलिस की टीम की ओर से 6 लोकेशन पर छापेमारी की गई है। इस दौरान जेपीएससी कार्यालय और जेपीएससी कर्मियों के ठिकानों को भी खंगाला गया है। इस दौरान टीम ने टीडीपीएल एजेंसी के दफ्तर को सील कर दिया है और पूर्व असिस्टेंट कंट्रोलर श्वेता गुप्ता समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक श्वेता गुप्ता 22 मई का खाद्य आपूर्ति विभाग में तबादला हुआ था उनका, लेकिन तबादले के बाद भी उन पर जेपीएससी में आकर काम संभालने का आरोप है। सीआईडी ने परीक्षा एजेंसी के दफ्तर में डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर और पेन ड्राइव को जब्त किया है। वहीं इसी बीच जेपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जेपीएससी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जेपीएससी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है, यह सूत्र बता रहे हैं। पिछले 3.5 साल के काम पर संदेह जताया जा रहा है। पसंद की एजेंसी को परीक्षा का जिम्मा दिया गया। यूपी, मुंबई, हरियाणा की एजेंसी सक्रिय है इस जेपीएससी में। लोग वही एजेंसी का नाम बदलता रहा है, लोगो और एजेंसी का नाम बदलता रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। टीपी से लेकर इंटरव्यू तक यही मैनेज कर रहा था, ये सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। संदेह के घेरे में 3.5 साल के काम पर संदेह जताया गया है, क्योंकि एक निजी कंपनी के द्वारा इस पर पूरा नजर रखा गया और तमाम जो एजेंसियां हैं, जो लोगो है, जो लोग हैं, उसको बदलता रहा, ये सूत्र बता रहे हैं। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर ये विवाद क्यों बढ़ा, आखिर इस पूरे विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे बढ़ गया ये विवाद। दरअसल 20 जून को एपीपी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। आयोग के 2 सदस्यों की परीक्षा एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठे। कार्यशैली पर सवाल उठते ही रिजल्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसके बाद चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। 2 जुलाई 2026 14वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। आयोग के 3 सदस्यों ने रिजल्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर नहीं होने के कारण विवाद और गहरा गया। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए। अंक सार्वजनिक नहीं करने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। अब परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। एजेंसी के यूपी में ब्लैकलिस्टेड होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी सामने आने के बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और इसके बाद यह पूरा विवाद सामने आया। चलिए, इसी पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन से हम जानने की कोशिश करेंगे। निरंजन, सबसे पहले तो ये बात है कि जिस एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस एजेंसी को जहां यूपी में बैन कर दिया गया था, उसी एजेंसी को जेपीएससी की कार्यभार दे दिया गया। इस तरह की गलती क्यों की गई? देखिए, शुरू से ही 14वीं जेपीएससी का जो पीटी जारी हुआ है विवादों में रहा। विवाद का प्रमुख कारण यह है कि कट ऑफ जो जारी होता है वह जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट होता है वह भी जारी नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उसे ही यह रिजल्ट जारी करने का ठेका दिया गया था, टेंडर दिया गया था। चूंकि इससे पहले भी जेपीएससी और जीएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग में जो कंपनियां रिजल्ट बनाती थी, रिजल्ट जारी करती थी, परीक्षा का आयोजन करती थी, वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। और ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद भी 14वीं जेपीएससी का आयोजन करने का जिम्मा उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां को दिया गया है। अब चूंकि कट ऑफ का जो होता है रिजल्ट जारी करने का स्टूडेंट मांग कर रहे थे, वह भी जारी नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका सिग्नेचर
होना बहुत जरूरी है, तो तभी रिजल्ट जारी किया जाता है। चूंकि किसी भी राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है, जो पीसीएस होता है, उस सेकेंड यानी द्वितीय क्लास के अधिकारियों का चयन करने का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग के कंधों पर होती है। अगर हम बात करें तो सेकेंड क्लास के जो अधिकारी तैयार होते हैं किसी भी राज्य में, वह लोक सेवा आयोग के द्वारा ही तैयार की जाती है। विवाद इसलिए गहराया कि कम समय मिला और कम समय में ही मेंस की परीक्षा का आयोजन 3 दिन में किया गया है। चूंकि आप देखें कि जब भी किसी परीक्षा का आयोजन होता है, चाहे यूपीएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, तमाम तरह के जो जितने भी आयोग हैं देश में, स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का हो, सभी पीटी और मेंस में 2 या 2.5 महीने का समय मिलता है छात्रों को तैयारी करने का। चूंकि पीटी का तैयारी करने का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर मेंस में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों की तैयारी का सिलसिला अलग होता है। विवाद इसलिए गहराया कि 14वीं जेपीएससी का जो परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था, उसमें कट ऑफ जारी नहीं किया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया गया। उसको लेकर के छात्र जो है सड़क पर उतरे। कई छात्र संगठन, चाहे कोई सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो, सभी सड़कों पर उतर करके यही मांग कर रहे थे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या दिया गया, जो तिथियां हैं यानी जो मेंस की समय है उसे बढ़ाया जाए। उसके बाद सब विवाद और गहराया कि जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें जेपीएससी के सदस्य का जो सिग्नेचर होता है रिजल्ट पर, वो नहीं था। अब चूंकि कल सीआईडी की टीम ने इसी दफ्तर में छापेमारी की और जब अहम दस्तावेज टीम को मिली और 4 सदस्य को पुलिस ने डिटेन किया और उससे पूछताछ जारी कराया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्वेता गुप्ता का कर्मचारी जो यहाँ पर पहले से कार्यरत थी, उसका तबादला खाद्य आपूर्ति विभाग में हुआ और वो उनका इस कार्यालय से आना जाना लगा रहा। वो चूंकि यहाँ पर कार्यालय में मौजूद रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से शुरुआत के दिनों से झारखंड लोक सेवा आयोग निरंजन कार्रवाई जारी है, साख पर सवाल उठे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जेपीएससी चेयरमैन को लेकर के क्या कुछ खबर है? क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर के? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि देर रात तक ये बातें सामने आई और मैंने जानने की कोशिश की राजभवन से और कार्मिक से, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। और चूंकि इसी दफ्तर में जब पूछताछ की गई थी और इसी कार्यालय में उन्हें डिटेन भी किया गया था और 4 कर्मचारियों को जब यहाँ पर पुलिस ने डिटेन ली, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चेयरमैन पर शुरू से ही दबाव था। जब उन्होंने चेयरमैन की कुर्सी संभाली और सरकार भी इन पर दबाव बना रहे थे, क्योंकि 14वीं जेपीएससी का परीक्षा का जब पीटी का आयोजन हुआ तो मेंस और पीटी के परीक्षा में समय मिलता है छात्रों को, वह नहीं दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदस्य का जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो उस पर हस्ताक्षर होते, वह भी नहीं हुआ और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को यहाँ पर दिया गया। और उसको लेकर के शुरुआत के दिनों से ही अब देखना यह है कि जिस प्रकार से 4 कर्मचारी को इसी दफ्तर से पूछताछ के लिए पुलिस अपने हिरासत में रखी है, डिटेन किया है। अब देखना है क्या अहम जानकारियां मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ जिस प्रकार से एक उनके सामने प्रश्न खड़ा हो गया है। अब देखना है कि चूंकि अपने घरों से निकल करके अधिकारी बनने की ख्याल लेकर के गांव से निकल करके लोग आते हैं, छात्र अपने घर से निकल करके, चूंकि देखा जाए तो शुरुआत के दिनों से विवाद इसलिए गहराया कि सबसे बड़ी बात है कि छात्रों की बातों को नहीं सुना गया है और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिया गया है। निश्चित तौर पर निरंजन, बहुत सवाल हैं इसमें और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो ऐसे में जेपीएससी को अपने इस गलती पर सफाई देने की जरूरत है। आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। अभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं अब जेपीएससी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। झारखंड के छात्र छात्राओं का भविष्य को ये खराब कर रहे हैं और सारी सीटें बाहर के लोगों को बेच दी जा रही है। तो कैसी अगुआ सरकार है? आप तो एक दम्भ भरते हैं
कि ये झारखंडियों के लिए है। 1932 खतियान की बात करते हैं और पंजाब हरियाणा या दूसरे प्रदेश के लोगों के हाथों सीट बेच दे रहे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसमें शामिल जो भी हो उनको कानून के शिकंजे में जकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। कोई नैतिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को आवाज उठाने का इन विषयों पर? जो आकंठ डूबी हुई हो, जो 152 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोप हो जिन पर, वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें आईना दिखाने का काम करेंगे। यहां आरोप लगेगा, थोड़ी भी सत्यता होगी, प्रथम दृष्टया अगर ये अनुभव होगा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, त्वरित कार्रवाई होगी। न किसी को बचाया जाएगा, न फंसाया जाएगा। छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं, किसी कीमत पर नहीं। हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में जेपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, उसका परिणाम यह हुआ कि आज तक जेपीएससी के अध्यक्ष सहित कई सदस्य जेल के शिकंजे के पीछे हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी है जेपीएससी पर और छात्रों के हित की बात कर रही है, सड़क पे उतर रही है। अगर सड़क पे उतरना है तो उन छात्रों का समर्थन करें। तो जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे और चल रहे छापेमारी के बीच जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण जेपीएससी के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अभी सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, इस मामले की जांच भी की जाएगी और कई लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, उसी का यह परिणाम देखने को मिला है कि जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा मात्र देने से काम नहीं चलेगा, आगे जो जांच हो रही है वो जांच भी उन पर होगी। कई लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जहां भी लूफॉल सरकार को नजर आ रही है, चाहे वो ट्रेजरी घोटाला का मामला हो या फिर नामकुम के अंचलाधिकारी पर एसीबी की कार्रवाई हो, जहां भी सरकार को लगता है कि बरसों से जो दीमक बनकर राज्य की व्यवस्था को चाटने का काम कर रहे हैं, खोखला करने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों पर सरकार तत्परता से कार्रवाई कर रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर पलामू से है, जहां डाल्टनगंज रेल थाना बैरक की छत गिरी है, बाल बाल बचे हैं। पुलिस जवान खाना बना रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस के जवान तभी जर्जर छत का एक बड़ा मलबा अचानक गिर गया। पुलिस के अधिकारियों और जवानों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। जान जोखिम में डालकर काम करने को यहां जवान मजबूर हैं। तो ये पलामू से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बैरक की छत गिरी है और इस हादसे में बाल बाल बचे हैं पुलिस जवान। यह हादसा तब हुआ जब जवान अपने लिए खाना बना रहे थे, उसी समय जर्जर छत का एक बड़ा मलबा अचानक गिर गया। पुलिस के पदाधिकारियों और जवानों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। रात में जो छत गिरा है, इस पर हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे दो साथी जो थे खाना बनाने के क्रम में खाना बना रहे थे, अचानक जो ऐसे बरामदे का छत गिर पड़ा। बारिश होने के कारण ऊपर में पानी जम जाता है और पानी जमने के साथ साथ इसमें किसी प्रकार का कोई देख रेख करने वाले नहीं है। कई एक बार मैं IOW को भी सूचित कर चुका हूं इस संबंध में। चलिए नीलकमल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, जिन पर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही असुरक्षित हैं, उन पर ये इस तरह के हादसे हो रहे हैं, ऐसे मकान में उन्हें क्यों रखा जा रहा है? जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये मेदिनीनगर रेल थाना का ये मामला है। रेल थाना के जो बैरक है उसमें पुलिस के जवान और पदाधिकारी भी रहते हैं और कल रात अचानक जब खाना बना रहे थे ये पुलिस के जवान, तभी अचानक जो छत का बड़ा मलबा है वो अचानक भरभरा के गिरा। हालांकि बाल बाल बचे जवान और पुलिस के पदाधिकारी, लेकिन बार बार पूर्व से भी डिमांड किया जाए अगर का ये रेल थाने का जो ये बैरक है, जवानों के रहने की जो व्यवस्था है पूरी तरह से जर्जर है और भगवान भरोसे ये लोग इस बैरक में रहने को मजबूर है। पूर्व में भी कई छोटे छोटे टुकड़े छत के गिरते हुए बचे हैं ये लोग बाल बाल, और कल रात तो एक बड़ा हिस्सा गिरा है जिससे कि बाल बाल वो बचे, अगर उनके सर में चोट लगती तो वो
गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। लेकिन और इस बात को लेकर के नाराजगी है जवानों में, पुलिस के पदाधिकारियों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल। तो जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर के यहाँ पहल करने की जरूरत है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और बड़ी खबर रांची से है, जहां घर में घुसकर हत्या की गई है। जी हां, सिर पर वार कर यह हत्या की गई है। घर में अकेला था रमेश और उसी दौरान यह हमला किया गया है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी है। सदर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो घर में घुसकर हत्या की गई है, सिर पर वार कर हत्या किया गया है। आपको बता दें कि घर में अकेला था रमेश नाम का व्यक्ति और उसी दौरान की हत्या की गई है। अगली खबर चतरा से है। चतरा एसपी के आवास के मेन गेट पर प्राइवेट गार्ड की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला प्राइवेट बॉडीगार्ड न केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त था, बल्कि उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि आरोपी प्राइवेट बॉडीगार्ड बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गाड़ी से बिहार पुलिस का जवान सत्येंद्र सिंह भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गयाजी के ठेकेदार और उसके ड्राइवर को भी हिरासत में रखा है और पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक अतुल बार बार बलबीर से खैनी मांगता था और तंग कर चिढ़ा रहा था। इस पर गुस्से में आए बलबीर ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। आरोपी की जेब से मेंटल हॉस्पिटल का पुर्जा भी मिला है। वहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार के बेलागंज की जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के नाम से अलॉट सरकारी बॉडीगार्ड सत्येंद्र कुमार को उसका ठेकेदार बेटा जैकी यादव झारखंड में लेकर कैसे घूम रहा था। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है और बिहार पुलिस का जवान झारखंड में अपने हथियार के साथ क्या कर रहा था, ये भी सवाल अब उठ रहा है। कंस्ट्रक्शन के एक विनीत यादव हैं जो बेलागंज विधायक हैं, उनके बेटे हैं ये मनोरमा देवी के। तो इनके साथ दो बॉडीगार्ड थे। विनीत यादव नीचे उतरे किसी से मिलने के लिए, बात करने के लिए। उसी क्रम में उनको गोली की आवाज़ आई। अंदर दो बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड थे, एक बलबीर सिंह करके थे और एक अतुल। बलबीर सिंह के द्वारा बताया गया कि खैनी वो बार बार मांग रहा था और उस तरह का कुछ वो मेंटल है, पहले से नबीनगर में भी कुछ कर चुका है, पहले सीआईएसएफ पे फायर वगैरह किया है। तो उसने गोली चला दिया। अंदर गाड़ी के अंदर उन लोगों के पास एक आर्म्स था, राइफल, उस राइफल से वो फायर किया और उसी में उनकी अतुल की डेथ हो गई है। फायर किसने किया है सर? फायर बलबीर सिंह ने किया है, जो इसके द्वारा बताया गया, बलबीर सिंह के द्वारा ही खुद बताया गया कि हमने फायर किया और अतुल पे। और अतुल बार बार कुछ उसको परेशान कर रहा था। उसका कहना है कि खैनी मांग रहा था और उसके पॉकेट से कुछ इस तरह का वो रिम्स का नहीं, इसका जहाँ का मेंटल रिनपास का है, वहाँ का एक पुर्चा मिला है जिसमें पहले का ट्रीटमेंट वगैरह का कुछ है। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि जब उनके बॉडीगार्ड थे तो यहाँ कैसे उनके साथ हथियार किसका है? जब्त हथियार एक राइफल जो बॉडीगार्ड प्राइवेट बॉडीगार्ड का था वो था और दूसरा ये जो बिहार पुलिस का है जवान, उसका है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और गिरिडीह पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भाकपा माओवादी के एरिया कमेटी सदस्य और कई मामलों में वांछित महिला नक्सली अनीता किस्कू उर्फ बबीता ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वह झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा नई पहल से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटी है। अधिकारियों का मानना है कि इस आत्मसमर्पण से नक्सली संगठन को झटका लगेगा और अन्य उग्रवादियों को भी हिंसा का रास्ता छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। उनको देना चाहिए कि गलत रास्ता में ना रहे, सही रास्ता में जुड़ जाए और गलत रास्ता को छोड़ के मुख्य धारा में आए। हम लोग आने वाले समय में जो भी बचे खुचे नक्सली हैं उन सभी से आग्रह करते हैं कि आप पहले देखें झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति, एक नई दिशा नई पहल को। उसमें आपके लिए काफ़ी संभावनाएं रखी गई हैं। आप अनावश्यक जो विध्वंसक चीज़ें आप करते हैं उनको छोड़ करके आप मुख्य धारा में आए।
खबर दुमका से है, जहां पुलिस को डकैती के एक बड़े मामले में बड़ी सफलता मिली है। तालझाड़ी थाना क्षेत्र में व्यवसायी के घर हुई डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस ने हाजरा गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों ने दुमका और देवघर में हुए अन्य वारदातों में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस अब गैंग के फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक व्यवसायी के घर 9 आरोपियों ने हथियार के बल पर डकैती की थी। इन लोगों के ग्रुप में 9-10 लड़का है जो टारगेट देख के और उस पर लूट और छीनते की घटना को करता है, जिसमें संजय राय और प्रदीप हाजरा दोनों कांड में शामिल भी रहता है और लाइनर का भी काम करता है। और अब बात मानसून की। झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बंगाल की खाड़ी से कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ने के कारण फिलहाल बारिश में कुछ कमी आई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई से तेज बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। लगातार बारिश के कारण राजधानी रांची सहित कई जिलों का पारा सामान्य से 3 डिग्री से 4 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। देर रात से पूरे झारखंड में बूंदाबांदी बारिश हो रही है। अगर हम कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भारी बारिश का संकेत मिल रहे हैं। अगर संथाल की बात करें तो संथाल के दुमका, साहेबगंज और गोड्डा में भी बारिश हुई है। अगर हम पलामू गढ़वा की बात करें तो वहां भी देर रात से बारिश हो रही है। अगर रांची की बात करें तो आसमान में आप देखें कि बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही बारिश हो रही है और देर रात तक बारिश होती रही है। रांची में अभी भी बूंदाबांदी बारिश हो रही है। मानसून सक्रिय हो गया है और तापमान की बात करें, तापमान में गिरावट हुई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और जहां तक किसानों की बात है, खेती की बात है, तो खेती का काम सुचारू ढंग से शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूंकि इसलिए कि मानसून देर से आया और किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, चूंकि खेतों में काम शुरू हो चुका है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची।